नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली की गूंज अब तक सुनाई पड़ रही है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका जैसे विकसित देश में किसी ने पूर्व राष्ट्रपति को मारने के लिए हथियार उठा लिया। इसके जवाब में कई वजह बताई जा रही। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में हाल के सालों में राजनीतिक लड़ाई इतनी कट्टर हो चली है कि नेताओं के समर्थक मरने मारने पर आमादा हो गए। कई बार तो नेता सोशल मीडिया पर खुद ही छोटे मोटे फायदों के लिए ऐसे हिंसक समर्थकों की पीठ थपथपाते दिखते हैं या फिर खुली धमकियों पर आंख मूंद लेते हैं। और उसी का नतीजा है कि विरोधी पार्टी या विरोधी नेता भी की बात पसंद नहीं आने पर समर्थक बंदूक उठाने से भी नहीं कतरा रहे। अब जब दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में यह सब हो रहा है तो जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी हिंदुस्तान में चिंता की लकीरें लोगों के चेहरे पर दिखाई देने लगेंगी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े नेता अपने बयानों से हिंसा को बढ़ावा देने का माहौल तैयार कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने साफ कहा है कि ऐसे सभी हिंसक बयानों के टारगेट पर एक ही शख्स है और वो शख्स है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने दावा किया है कि एक के बाद एक लगातार ऐसे हिंसक बयान दिए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने साफ कहा कि हिंसक बयानों से मोदी के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसाने का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं राहुल गांधी। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि यह खतरनाक खेल किसी भी वक्त भयावह टर्न ले सकता है, कोई खतरनाक मोड़ ले सकता है। इस पूरे मामले को आपके सामने बारीकी से रखने के लिए ट्रंप पर चली गोली और कांग्रेस नेताओं की बोली के इस कनेक्शन को समझाने के लिए खुद विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे और भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसकी पड़ताल भी करेंगे और इससे जुड़े सवाल पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब आज मूड मीटर में, और वो 3 सवाल क्या हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुटा हुआ है विपक्ष? और इस सवाल के ऑप्शंस हैं हां, विपक्ष पूरी तरह हताश है और इसलिए हताशा में ऐसा कर रहा है। ऑप्शन बी, मोदी से राजनीति में पिछड़ा विपक्ष हिंसा की राह अख्तियार कर रहा है या हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यह ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी, नहीं, विपक्ष लोगों को जागरूक कर रहा है। क्या सोचते हैं आप इस सवाल के जवाब में? हमें बताना शुरू करिए जल्दी जल्दी और दिखाइए। सवाल नंबर 2, मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों को कैसे देखते हैं आप? ऑप्शन ए, राहुल के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। ऑप्शन बी, राहुल उकसाने भड़काने में जुटे हुए हैं लोगों को। और ऑप्शन सी, राहुल आक्रामक हैं और बिल्कुल सही हैं, वो हिंसा नहीं बल्कि एग्रेसिव हैं और उसको हिंसक नहीं कह सकते आप। सवाल नंबर 3, कांग्रेस पर बीजेपी के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है, कांग्रेस पर उकसाने के आरोप जो लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, कांग्रेसी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। और ऑप्शन सी, बीजेपी बेसिर पैर की बात कर रही है। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आज मूड मीटर में आपको देना है जवाब। और कैसे जवाब देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने टीवी पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भरने के बाद आप उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग करना शुरू करिए, जवाब देना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे। तो विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस प्रमुख रह चुके हैं और लंबे अरसे तक पुलिसिंग और सिक्योरिटी सिस्टम को उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा है। जब वो कुछ लिख रहे हैं तो उसे हल्के में लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने जो कुछ लिखा है वो एकदम सटीक है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के बयानों ने मोदी के खिलाफ हिंसक सोच को बढ़ावा देने और हिंसा को उकसाने का काम किया है। जरा एक बार सुनिए।
एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। तो आरोपों की इस राजनीति के बीच जो बड़े सवाल हैं वो हमारे सामने हैं, और वो ये हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीतिक लड़ाई भी अमेरिका की तरह बम बंदूक की एंट्री को न्योता दे रही है? क्या मोदी के दुश्मन राजनीतिक बयानों से मोदी के खिलाफ अपने समर्थकों को उकसाने का खेल खेल रहे हैं? क्या मोदी के विरोधी इस हद तक चले जाएंगे कि वो अपने समर्थकों को बंदूक उठाने पर मजबूर कर देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने विपक्षी नेताओं के तथाकथित हिंसक बयानों की पूरी पड़ताल की, और आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं उन बयानों की पूरी फहरिस्त और उसकी टाइमिंग, किसने कब क्या कहा और उसके क्या मायने समझे जाने चाहिए, उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। पिछले महीने वाराणसी में पीएम मोदी के काफिले की गाड़ी से सुरक्षाकर्मी कुछ हटाते हुए दिखाई दिए। वायरल वीडियो के जरिए दावा किया गया कि पीएम के काफिले पर कुछ फेंका गया है, और इस मामले पर राहुल गांधी ने बोला कि मोदी के काम करने का जो तरीका है उन लोगों को डराने का है, धमकाने का है, और अब वो डर चला गया। यहां राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मोदी पर होने वाले किसी भी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मोदी के काफिले पर कुछ फेंका गया और अगर वो किसी तरह का हमला या उसका रिहर्सल है, तो क्या राहुल गांधी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? साल 2020 फरवरी में भी राहुल गांधी ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, भाषा पर गौर करिएगा, ये राहुल गांधी के शब्द है कि जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, उसको ऐसा समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना यह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रधानमंत्री को तू तड़ाक बोलना और पीएम को डंडा मारने की बात कहना क्या देश के युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने जैसा नहीं है? कुछ दिनों पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भी राहुल गांधी ने खूब हिंसा की बात कही। लेकिन बयान तो बयान, आलम यह है कि जब कभी पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ, तब राजनीति से ऊपर उठकर कुछ बोलने की बजाय और एक मैसेज देने की बजाय कि भाई इस राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, इस तरह का कोई मैसेज देने की बजाय विरोधी नेताओं ने पीएम पे ही उल्टा हमला बोला। साल 2022 जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला किसान आंदोलन के बीच पंजाब के फिरोजपुर में करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। आपको याद होगी वो घटना। और तब कांग्रेसियों ने उल्टे एसपीजी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना बताए और गलत रूट ले लिया। तब के पंजाब के कांग्रेसी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा के साथ समझौते की बात को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इस मामले में बाद में फिरोजपुर के एसपी समेत कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। राहुल गांधी को अच्छे से याद होगा कि कैसे उनके विश्वास पात्र पवन खेड़ा ने एयरपोर्ट पर नारे लगवाए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप सोचिए कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के नारे लगवाए जाने चाहिए? किसी दौर में मोदी के खिलाफ जो बोटी वाला बयान देने वाले जो कट्टर नेता हैं इमरान मसूद, आज उनकी पार्टी से सांसद हैं। और आज इन्हीं के गठबंधन से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके बयानों का एक लंबा सिलसिला है, एक लंबी फहरिस्त है। अगर गिनने लग जाएंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। और हर हिंसक बयान के टारगेट में सिर्फ एक आदमी, वो है प्रधानमंत्री मोदी। फिर क्यों नहीं सवाल उठेंगे कि भारत का विपक्ष
अमेरिका की तरह राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रहा। ये तो डायरेक्ट हिंसा वाले बयानों की लिस्ट है। मोदी के खिलाफ नफरती साजिश और गालियों का हिसाब वो भी बहुत लंबा है, और वो देखेंगे तो 100 से पार हो जाएगा। मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीला सांप बता चुके हैं। मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को नीच बोल चुके हैं। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी। यह लिस्ट भी बहुत लंबी है, और ये सब उस पार्टी के नेताओं के बोल हैं जिस पार्टी के दो दिग्गज नेता हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। पीएम मोदी को गाली देते वक्त, पीएम मोदी के खिलाफ हिंसक एजेंडा बढ़ाते वक्त कांग्रेसियों को कम से कम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीर को जेहन में रखना चाहिए। दोनों ही नेताओं को हमने हिंसक राजनीति की वजह से ही खो दिया, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। वो भी ये जानते हुए कि पीएम मोदी लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे। साल 2013 में पटना में पीएम मोदी की हुंकार रैली को आतंकियों ने निशाना बनाया था। सीरियल धमाके हुए थे, 6 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। साल 2022 में पटना में एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, तब भी पीएम मोदी के खिलाफ पीएफआई और फुलवारी शरीफ के जो आतंकी संगठन थे उसकी साजिश का खुलासा हुआ था। इसके अलावा जो डॉन दाऊद इब्राहिम है, उसने भी मोदी के खिलाफ जो आतंकी साजिश रची थी उसका भी खुलासा हो चुका है। ये सब जानते हुए भी कांग्रेस और उसके साथी भड़काऊ बयान लगातार देते रहे, ऐसे बयान जिससे कि हिंसा भड़कने की आशंका बनी रहती। पीएम के वाराणसी दौरे पर खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बोला था कि आखिरी समय में लोग वहीं जाते हैं। क्या इस तरह के बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए दिया जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी पार्टी के उनको लोकतंत्र के आतंकी बता रहे हैं पीएम को। पिछले महीने सपा के फतेहपुर के जो सांसद हैं, वो मंच पर मौजूद, उनकी मौजूदगी में जो है उस समाजवादी पार्टी के नेता हैं हाजी रजा ने मोदी पर जो टिप्पणी की थी हम बता नहीं सकते। और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है आपको? सबसे हैरानी की बात यह है कि मोदी के खिलाफ तमाम किस्म के हिंसक बयान देने वाले नेताओं का बचाव किया जाता है ये कहकर कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी चुनावी भाषणों में बार बार कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान बताते हैं, और दूसरी तरफ हिंसा बोलकर हिंसक राजनीति को खाद पानी मुहैया कराने में जुटे। तो इस सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की राजनीति को देश में इसी तरीके से बेलगाम बढ़ावा दिया जाता रहेगा, या इस पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है? और भी बहुत सारे सवाल हैं, और उन सवालों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और विक्रम सिंह हैं, फॉर्मर डीजीपी, जिनके की आर्टिकल के बाद ये सारा जो डिबेट है, ये सारी बहस जो है वो और तीखी हो गई है। इसके अलावा तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले विक्रम सिंह जी का रुख करूंगा। विक्रम सिंह जी, आपने जो आज आर्टिकल लिखा उसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई इस देश में एक इस तरह की राजनीतिक माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है, या ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है जो एक तरीके से राजनीतिक हिंसा को खाद पानी मुहैया कराता है। आपने राहुल गांधी की तरफ खास तौर पे इशारा किया, पीएम मोदी इसके केंद्र में रखते हुए आपने कहा कि भाई जो विपक्ष पूरा जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ रहा है और जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है, ये एक राजनीतिक हिंसा की तरफ देश को ले जाएगा। कैसे आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी खुद को तो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है, और वो कहते हैं कि भाई बीजेपी के लोग हिंसा फैला रहे हैं और हिंसक माहौल बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो हिंसक और गैर जिम्मेदारी वाला बात है? रंजीत जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से बता दिया कि क्या क्या बयान किसने किसने दिए। नाली का कीड़ा, जहरीला सांप, नीच, मैं उस पर दोबारा जाना नहीं चाहूंगा। इमरान मसूद ने, सहारनपुर के जो सांसद महोदय, उन्होंने क्या क्या कहा। सुबोध खान साहे ने क्या कहा कि हिटलर की जैसी मौत हुई थी वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मैं यही कहता हूं कि हम शून्य में या वैक्यूम में नहीं रहते। हम जिस वातावरण में रहते हैं, या तो उसमें हम सकारात्मक डालते हैं या नकारात्मकता या नेगेटिविटी डालते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि नेगेटिविटी की अपनी पराकाष्ठा पे हम आ चुके हैं, और इसके बाद एक स्थिति और बद से बदतर ही हो सकती है। और बेहतर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेक और डीप फेक, और जिस तरीके की हम
मोहब्बत की दुकान अगर हमारी है तो हमारे मन कर्म वचन से मोहब्बत आनी दिखाई पड़नी चाहिए, न कि उसमें ऐसी भाषा हो कि मुंह में राम बगल में छुरी। रंजीत जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वातावरण में एक तरीके से हम एक विषाक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं कि पूरे गांव के तालाब में अफीम घोल रहे हैं, उसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। और यही में बात खत्म नहीं होती है। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, आपने बात किया गांधी मैदान में 6 लोग मारे गए थे, उसमें पीएफआई के लोग थे, लेकिन कोई निंदा की बात आई? अब आप इशरत जहां एनकाउंटर पे, इशरत जहां घोषित चरमपंथी थी लश्कर तैयबा की, लेकिन उसको भी लेकर के ये यहाँ की बेटी है, ये वहां की बेटी है। अरे बेटी कहीं की भी हो, उसको मारने का अधिकार किसको दे दिया है? अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा सुरक्षा अगर एक मुख्यमंत्री है, महामहिम है और वीआईपीज हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच किसको मिलता है? प्रधानमंत्री को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं को है। आईएसआई से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, तमाम उनके लोग जो है जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को एलिमिनेट करें। 2 प्रधानमंत्री आपने सही कहा हम खो चुके हैं। उनकी व्यक्तिगत भले ही रंजिश ना हो, लेकिन देश काल परिस्थिति ने उनके दुश्मन पैदा किए, और जो भी पदेन प्रधानमंत्री होता है उसके शत्रु होते ही है। और उस शत्रु में आग में हम और घी डाल करके और व्यक्तिगत आक्षेप लगाना जब शुरू कर देते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सहायता ले लेते हैं, फेक डी फेक की, तो रंजीत जी मामला अत्यंत गंभीर हो जाता है। और एक सामान्य भारतीय जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जब ऐसी चीजें देखता है तो उसका व्यथित होना, चिंतित होना स्वाभाविक है। और मैंने अपनी चिंता इस लेख में व्यक्त कर दी है। विद्वान पैनलिस्ट उसके बारे में प्रकाश डालें, और मैं अगर कहीं त्रुटि भी हूं तो मुझको बताएं। और अगर मेरी त्रुटि मैं समझता हूं कोई है, तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करके क्षमा याचना भी करूंगा। रंजीत जी, बिल्कुल। तहसीन पूनावाला, जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, भाई बहुत संजीदगी से उन्होंने बात कही है, एक एक्सपर्ट के तौर पे, और जिन्होंने सालों तक इस देश की कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम को, जिस तरीके से सिस्टम चलता है उसको बहुत करीब से देखा है, और उसके बाद एक ऐसे ट्रेंड पे उन्होंने उंगली रखा है जो कि वाकई बहुत खतरनाक और बहुत चिंताजनक है। क्या आपको नहीं लगता है कि खास करके राहुल गांधी को और कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं को अब जो बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस पे जाके, वो सार्वजनिक मंचों से जो बोलते हैं, उस पर रीथिंक करने की जरूरत है? उसकी भाषा, उसकी शैली, उसको फिर से उस पर गौर करने की जरूरत है कि वो कैसे बोले और क्या बोले। नमस्कार रंजीत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है जैसे विक्रम जी को आपने नहीं टोका, नहीं रोका, मुझे भी आप नहीं टोकोगे और रोकेंगे। शुरुआत में मैं विक्रम सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा, लेख पढ़ा आज, और बहुत ही अच्छा उन्होंने लेख लिखा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और मैच्योर लेख लिखा। और मुझे लगता है इस भारत की राजनीति में, भारत की सिक्योरिटी एपरेटस में जरूरी है कि इस तरह की लीक, फॉर्मर जो हमारे सर्विस में लोग रहे, पुलिस, आर्मी और एसपीजी वगैरह, इस तरह की लीक लिखे। विक्रम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी की। इंदिरा जी और राजीव जी, राहुल जी के पिताजी और राहुल जी की दादी, प्रियंका जी के पिताजी और प्रियंका जी की दादी, उन्होंने शहादत दी इस देश के लिए। लेकिन प्रियंका जी जो एक एसपीजी प्रोटेक्टी थी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रियंका जी जो एक एसपीजी प्रोटेक्टी थी, उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाकर उनको वही सुरक्षा दिया गया है जो देश के गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को दिया गया है। लेकिन कोविड के बीच में जब उनके बच्चों को कोविड था, उनको बंगले से निकाला गया था क्योंकि कानून बदला गया था। प्लीज अंडरस्टैंड, कानून बदलते उनका बंगला ले गया था। अब प्रियंका जी एक फ्लैट में रहती है, उनको वही सुरक्षा है जो माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को है। बहुत गंभीर सुरक्षा है उनकी। पॉलिटिकल कारण के लिए एसपीजी विड्रॉ करते, वो ठीक है, आपने एसपीजी विड्रॉ कर दी, आप अब वो फ्लैट में रहती है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? खुद प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा के साथ खेले। बहुत गंभीर आरोप में लगा रहा हूं। मुझे याद है, मुझे लगातार टाइम्स नाउ पे आने का मौका मिला, मैं बहुत क्रोधित था। गौतम नवलखा पे आरोप लगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वो हत्या करना चाहते थे। मैं भी उनके खिलाफ था, मैं वैसे ही वामपंथियों के खिलाफ हूं। गौतम नवलखा पे जो चार्जेस थे कि प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे, वो प्लांटेड एविडेंस था। गौतम नवलखा बार है, एनआईए ने वो चार्जेस ड्रॉप किए। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्लांटेड एविडेंस, अगर इस तरह के पॉलिटिकल प्लांटेड एविडेंस डाल गए, मैं वामपंथियों का समर्थन नहीं करता हूं, तो क्या ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीरता से ले रहे या नहीं ले रहे? मैं तीसरे एग्जाम्पल पे आता हूं। विक्रम सिंह जी है, प्रधानमंत्री का काफिला रुका गया पंजाब के फ्लाईओवर पर, बहुत क्रोधित थे, हम सब क्रोधित थे। प्रधानमंत्री जी को एसपीजी सुरक्षा है, सुप्रीम कोर्ट उस मामले के तय तक गई। पंजाब के जो एसपी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस, लोकल क्लियरेंस वो लोकल पुलिस की होती है, एसपीजी को सस्पेंड किया गया, पंजाब सरकार ने की। जो एसपीजी रिस्पॉन्सिबल थी, सुप्रीम कोर्ट का
ऑर्डर उसमें एसपीजी के एक पायलट व्हीकल आगे जाती है, उन्होंने देखा क्राउड, एसपीजी के किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप खेलोगे पाकिस्तान बॉर्डर पर? इस तरह की घटनाएं क्यों एसपीजी के किसी व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया गया? मैं चौथे बात से अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि बात कम कर रहे हैं स्पीचेस की। ठीक है, हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्पीच से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप तय करिए सही है गलत है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी 100 टाइम्स ऑफ इंडिया 2002 में गौरव यात्रा के समय मौत का सौदागर ये शब्द कांग्रेस के लिए सोनिया जी ने इस्तेमाल किया, उसके पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस्तेमाल किया। उसी यात्रा उसी स्पीच के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने गुजरात में बोला, मैं हिंदी में उसका अनुवाद करके कहता हूं, अगर ये लोग आपके पास कांग्रेस के लोग आपके चरण छूने आए, इनको लाठ मार के भगाओ। ये हिंसा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी को मैं कोट कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएं हिंसा की बात कौन कर रहा है? प्रियंका जी, जिनको राजनाथ जी जैसी सिक्योरिटी, अमित शाह जैसी, ठीक है। अब मैंने आपको रोका नहीं, आपको नहीं रोका तहसीन पूनावाला, लेकिन मेरे सवालों का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। भाई आप खुद कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आज भी वही सुरक्षा मुहैया कराई गई है जो इस देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को मिली हुई है। इसका मतलब कि उनकी सुरक्षा को लेकर के किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती गई, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए इस पॉइंट का ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट वैलिड पॉइंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं आपका पॉइंट गलत है। नहीं, मेरा पॉइंट आपने खुद कहा है ना तहसीन पूनावाला, कि भाई इस देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बराबर की, अगर आपने पॉइंट नहीं आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, मैं वो भाई आपने कहा ना कि आज भी उनको ये सुरक्षा मिली हुई है। नहीं, प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। आप इस बात को आधा मत लीजिए, प्लीज आप समझिए। वो इस वक्त एक निजी अपार्टमेंट में रह रही, जो सुरक्षा माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को मिले, उनको एक सिक्योर जोन में होना है, वो सिक्योर जोन में नहीं रहती, एक अपार्टमेंट में रहती। ये उनकी जान को खतरा है, मैं कह रहा हूं, और ये पॉलिटिक्स करते वो कानून बदलते उनको निकाला गया। ठीक है, देखिए मैं दो यहां पर दो अलग अलग बातें हैं। तहसीन आप दोनों को घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि एक इस तरह का माहौल और वातावरण बनाने की बात यहां चल रही है, बहस चल रही है इस बात पे कि बयानों के जरिए और राजनीति के जरिए इस तरह का माहौल बनाया जाए जिसमें कि हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि एक तरीके से वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। मैं कह रहा हूं कि उस वातावरण और उस माहौल को बनाने के खिलाफ आज हम यहां खड़े हैं। भाई किसी की सिक्योरिटी की जरूरत कितनी है उसका असेसमेंट करने के लिए इस देश में सरकार और सक्षम एजेंसियां हैं, वो तय करती है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट और परसेप्शन को समझ के और उसके हिसाब से उसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होना चाहिए वो करती है। आज हम उसकी चर्चा करने के लिए यहां नहीं है, हम इस बात की चर्चा करने के लिए हैं कि इस देश में राजनीतिक हिंसा को या राजनीतिक हिंसा का माहौल कौन बना रहा है, उसको कौन इनेबल कर रहा है, कौन उसको खाद पानी दे रहा है। आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई राहुल गांधी जब अपने बयान में कहते हैं कि प्रधानमंत्री को डंडा मारेगा इस देश का युवा, क्या ये आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदार बयान है? और क्या नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि इसके जरिए आप देश के युवाओं को भड़का रहे हैं? क्या आपको लगता है गौतम नवलखा पे फेक चार्जेस प्रधानमंत्री को मारने को सही है? भाई गौतम नवलखा, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, आप एक छोटे मुकदमे का जिक्र मत करिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश का प्रतिपक्ष का नेता मंच से खड़े होकर अगर सरेआम अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि इस देश का युवा उसको डंडे से मारेगा, तू तड़ाक की भाषा में बात करता है, एक कोई सांसद कहता है कि उसकी बोटी बोटी कर दूंगा मैं, और आपकी पार्टी का वो सम्मानित नेता रहता है, कोई आदमी कहता है कि मैं इसे चीर दूंगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई ये कोई कहता है कि इसकी कब्र खुदेगी और वो आदमी आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, तो भाई ये सवाल तो उठेंगे ना कि आप किस तरह के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो इस देश में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब कोई किसी को कहेगा मौत का सौदागर, जब कोई किसी को कहे इनको लात मारो, इस तरह के लोग खड़े मौत का सौदागर किसने किसको कहा था? ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? मोदी जी ने पहले कहा था 2002 में, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। हाँ, उसके बाद सोनिया जी ने कहा था 2007 में। पहले मोदी जी ने 2002 में गौरव यात्रा में कहा था 100 टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी भाषण में उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग को लात मारो। भाई मौत का सौदागर किसी को कहना, किसी के ऊपर आरोप लगाना और किसी के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप फिर अगेन घालमेल कर रहे हैं, लात मारना, आप फिर घालमेल कर रहे हैं। भाई अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है कि ये आदमी हिंसा करता है, ये आदमी हिंसक है, ये आदमी ऐसा है, वो एक अलग चीज है। और किसी को ये कहना कि ये आदमी को मारो डंडे से, ये आदमी यही डिजर्व करता है, ये क्या दोनों एक ही बात है क्या? और किसी को कहना कि कांग्रेस के नेतृत्व को लात मारो और किसी की कब्र खोदने की बात करना। शिवम त्यागी भाई आप देखिए, जिस तरह एक पूरी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने अभी जो लिखा है विक्रम सिंह जी ने,
हमने बहुत सारी चीजें उसी में से उठाई है। और हमने आज जो कहा, उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है कि भाई दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में भी अगर एक नौजवान आज एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ हथियार राइफल उठा लेता है तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और अगर हम इसी तरीके से यहां पॉलिटिक्स करते रहे तो यहां भी कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं होने लगी। हाँ, प्रोवाइडेड जिस देश में ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए हों और वो एक परिवार से ही हुए हों, उसके बाद भी अगर उसके परिवार का एक हिस्सा जो है इस तरह की बातें करे, तो मैं मानता हूं इस देश के लिए अपने आप में बहुत दुखद बात है। लेकिन एक सच्चाई है जिसको ना आप बदल सकते हैं, ना मैं, ना तहसीन भाई या फिर कोई भी। इस देश में कुछ इस्लामिस्ट, एक सेकंड के लिए रोक के एक बस रेफरेंस के लिए एक चीज रखना चाहता हूं। यहां जो मैं अभी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको जरा गौर से देखिए। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, ये जब एयरपोर्ट पे नारे लग रहे थे तो किस किस तरह के लोग वहां मौजूद थे, कितने बड़े बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं जो ये नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इन चेहरों को जरा गौर से देखिएगा, सबके नाम भी हमने लिख रखे हैं। हाँ शिवम त्यागी, आप कंटिन्यू करिए। इस देश में मोदी नफरत में 3 लोग मिलकर एक कॉकटेल बना रहे हैं नफरत का। नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 वामपंथी, नंबर 3 इस्लामिस्ट। ये 3 लोग मिलकर जो है इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत तो ये रखते ही हैं, लेकिन वो नफरत का कॉकटेल इस लेवल तक इतना खतरनाक है कि चाहे कोई मोदी के मरने के नारे लगाए, इनको अच्छा लगता है। चाहे किसी रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में बम प्लांट कर दिया जाए, उसके बाद वो लोग पकड़े जाएं, वो इनको अच्छा लगता है। चाहे वो राहुल गांधी खड़े होकर कहें कि ये जो मोदी है ना, ये जो मोदी है, लोग जब ये निकलेगा तो डंडे से मारेंगे लोग इसको, चाहे वो इस तरह की बातें करें, इनको अच्छा लगता है। चाहे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दुनिया में कहीं भी नरेंद्र मोदी को अगर गाली दी जाती है या फिर नफरत की जाती है तो ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये इतना खुश हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये जो तीनों हैं, कांग्रेस, वामपंथी और इस्लामिस्ट, तीनों मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री के मर जाने तक की कामनाएं करते हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। अब लगातार आप तहसीन भाई से पूछते रहे इधर उधर की बातें, इससे कोई लाभ नहीं है भाई। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर विक्रम सिंह जी ने कहा है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इशरत जहां को किस तरीके से कहा गया कि वो यहाँ इस शहर की बेटी है, उस शहर की बेटी है, इस देश में आज तक भी उस पर सवाल जवाब हो जाते हैं। अरे कब तक भाई आप इस तरह की बातें करेंगे, किस तरीके, और कब तक? कम से कम एक चीज आप देखिए, मैं इसमें कोई सिमिलैरिटीज ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल कमोबेश इसी तरीके से है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अगर अमेरिका में कैंपेन गढ़ा जा रहा था तो यही कैंपेन कमोबेश गढ़ा जा रहा था कि वो अगर जीत कर आ गए तो वो संविधान बदल देंगे, उनको हिटलर की तरह दिखाया जा रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम जब अपने देश की बात आती है तो इस देश में पहले 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। वो अलग बात है कि अपने निर्णयों के, निजी निर्णय की, पॉलिटिकल निर्णयों की वजह से खोए हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर खोए हैं तो आपको कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि जब आप इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी नफरत फैलाएंगे तो कल कोई भी 20-22 साल का लड़का जो है गन लेकर खड़ा हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए और ये बेहद खतरनाक फहरिस्त हो गई आपकी पार्टी और आपके नेताओं के खिलाफ। नहीं, शिवम भाई ने जो बात रखी मैं उस बात को अग्री करता हूँ। इशरत जान के मामले में बहुत पॉलिटिक्स हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है पॉलिटिक्स हुई। विक्रम सिंह जी ने भी इसका जिक्र किया, अब शिवम भाई ने किया। इशरत जान को बिहार की बेटी बोलने वाले इनके अलायंस के पार्टनर जेडीयू के थे, जरा उनसे गठबंधन तोड़े, जेडीयू के थे, आप चेक कर दीजिए। और मोदी जी की रैली में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जेडीयू की सरकार थी, नीतीश कुमार जी। आप छोड़ दीजिए उनसे अलायंस, आप तो देशभक्त हो ना, आप तो नेशनलिस्ट हो, नहीं छोड़ेंगे। मैं वही कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। अपनी सुरक्षा से जो प्रधानमंत्री की खुद की मृत्यु की फेक स्टोरी एजेंसी चलाते, मेरे कितने भी डिफरेंसेस हो भाजपा के साथ, मैं कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं चलाऊंगा। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, क्या एजेंसीज को ये करना चाहिए? मैं विक्रम सिंह जी से पूछता हूँ, ये एजेंसीज ने प्लांट किया था एविडेंस, कोर्ट में बाहर निकाला, क्या एजेंसीज को प्रधानमंत्री से बाहर निकलिए? एक सवाल है मेरा आपसे, ये इतना सेलेक्टिव एमनीशिया क्यों हो जाता है? आपको बिहार याद है, आपको पंजाब याद नहीं है क्या? पंजाब में किस तरीके से पुलिस ने स्थितियां कर दी थी, किस तरीके से प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर आप एसपीजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पुलिस को नहीं ठहरा रहे। वो जिम्मेदारी पुलिस की थी भाई, वहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना उनका काम था। प्रधानमंत्री से जो वहां पर लोग थे वो सिर्फ 1 किलोमीटर भी दूर नहीं थे, और एक साइड में पैरेलल ट्रैफिक चल रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की गाड़ी थी। कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या करते भाई? कह देते कोई बात नहीं, हो गया एक और।
नहीं ऐसा भाई, नहीं मैं हो आपसे सकता इत्तेफाक ना। रखता हूँ। एसपी सस्पेंड हुआ, एसपीजी का कौन अरे सस्पेंड भाई हुआ? पढ़ी सुप्रीम नहीं, कोर्ट मैं का। सिर्फ नहीं, वही, SPG अरे पूछिए, एसपी सस्पेंड होना चाहिए। एसपीजी जब पहले रूट लेआउट कर देती है, उसके बाद जिम्मेदारी उसको कॉर्डन ऑफ करने की उनकी है। जब सडनली मॉब अगर सड़क पर आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आउटर जो एरिया होता है वहां पर ठीक जो है, सिक्योरिटी जरा इसमें विक्रम सिंह जी को भी शामिल करते हैं ना। जिम्मेदारी विक्रम सिंह जी, जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि भाई एसपी सस्पेंड हुआ, एसपीजी का आदमी सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि एसपीजी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। रंजीत जी, एसपीजी तो खुद भी क्या कर रहा विक्टिम थी। मैं आपको बता दूं, तहसीन साहब और हम इसके कई डिबेट में थे इस प्रकरण को लेके। जनवरी 2022 फिरोजपुर की एक घटना है और प्रधानमंत्री का पूरा काफिला वहां पर बुरी तरीके से, एक तरीके से स्टॉल कर दिया गया पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में। मुझे याद है तहसीन साहब भी उसी डिबेट में थे। एसपीजी की इनर कॉर्डन है और तहसीन साहब को नहीं है एसपीजी की, नहीं है, और उनकी वार्निंग कार अब स्टेट पुलिस की होती है, पायलट कार स्टेट पुलिस की होती है। केवल इनर कॉर्डन जो होता है वो एसपीजी का होता है। तो सजा तो वहां लोकल पुलिस को, और मैं तो अभी कहूंगा एसपी का नहीं, डीजीपी का और मुख्य सचिव का होना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो वहां नहीं पहुंचे पीएम के रिसीव करने में, और नहीं उनके साथ थ्रू आउट गए थे। ऐसी कोई मिसाल, रंजीत जी आप इतने सीनियर एडिटर हैं, बता दें कि पीएम जाए और डीजीपी, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी कोई वहां मौजूद न रहे, मौजूद ना हो। हमें तो ये भी लग रहा जी। और गैर हाजिर इसलिए होते हैं कि कहीं हादसा हो जाए, मैं तो वहां था ही नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत तत्कालीन डीजी, चीफ सेक्रेटरी और चंडी साहब ने की, मैं चाहता तीनों दोषी करार करके उनके खिलाफ, तीनों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र यादव के पास जरा चलते हैं। धर्मेंद्र यादव भाई, ठीक है, कांग्रेस के नेता तो अव्वल हैं इसमें, उनका तो कोई सानी ही नहीं है, खास करके राहुल गांधी का। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी एक लंबी लिस्ट है, ऐसे नेताओं की जो इसी तरह की बयानबाजी करते रहे। रंजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, अगर आप उसको 1% भी दिखा देते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। विक्रम साहब ने बहुत अच्छा लेख लिखा है, उसी लेख में एक लाइन और जोड़ लेते कि मुजफ्फरनगर में जब कांवड़ यात्रा होगी, रास्ते में जितनी दुकानें पड़ेंगी, हर एक दुकानदार को अपना नाम के साथ जाति और धर्म लिखना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत बोएगी तो काटेगी क्या, मुझे बता दीजिए। नफरत के बीच ये में डिबेट इस चैनल पे ये बहस हो चुकी है। धर्मेंद्र यादव इसी चैनल पे बहस हो चुकी है, उस बहस से आगे निकलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई राजनीतिक हिंसा की बात हो रही है, और वो क्यों कहा गया, क्यों नहीं कहा गया, उसको उस बहस में पढ़ने पर पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपकी पार्टी के लोग भी अगर इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर और दूसरी अपोजिशन की पार्टी को, दूसरी पार्टियों को लेकर के, तो भाई ये एक तरीके से आप भी उसी राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसका डर विक्रम सिंह जी जता रहे हैं। राजनीतिक हिंसा की जनक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर काशी में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा में चूक होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? डबल इंजन की है या विपक्ष की है, मुझे बता दीजिए। विपक्ष की है तो उसकी जवाबदेही लेने चाहिए। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? और नरेंद्र मोदी के बोटी कर देने वाला जो बयान देने वाला आदमी है, उसको गले अगर लगाते हैं अगर अखिलेश यादव, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने बयान दिया, उस बयान पे क्यों नहीं एफआईआर कराया किसी ने? वो बयान अगर असंवैधानिक भाई, अब एफआईआर भाई यहां देखिए, इस बात को समझिए धर्मेंद्र यादव, ये समझने की जरूरत है कि आज बहस इस बात पे नहीं है कि सजा किसको मिली और सजा नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इतनी जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि उनको ऐसे बयानों से बचें, जिससे कि राजनीति में विद्वेष, हिंसा और इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलता हो। सवाल ये है, यही ज्ञान अगर नरेंद्र मोदी जी को आप 2002 में दे दिए होते, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लात मारो और मौत का सौदागर बोला था सोनिया जी को, तो ये ज्ञान आपने क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी जब आगे चल रहे हैं तो ये जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए बड़ा होने के नाते। दूसरे पे आरोप तो तब लगाओगे, इसके बाद लगाओगे। आप मुझे बता दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की, मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र यादव संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र यादव, मैंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की ऐसे कम से कम 50 बयान मैंने गिनवा दी। आप ऐसे 5 बयान गिनवा दीजिए, ऐसे 5 बयान गिनवा दीजिए प्रधानमंत्री के, जब उन्होंने हिंसा की बात कही हो। हाँ, उन्होंने आपकी नीतियों पे, आपकी पॉलिटिक्स पे उन्होंने हर बार वो वार किया है, आपको भी करना चाहिए।
लेकिन उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की लाठी डंडे भाले बर्छे की बात नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है जो कि विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है। आप अपने चैनल पे एक बार ये बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो लात मारने की बात कही थी वो राजनीतिक हिंसा का पार्ट है। प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को नहीं बोलना चाहिए था। अपने चैनल पे एक बार बोल दीजिए। दो स्टेटमेंट उनके आए हैं ना। अरे मौत का सौदागर आरोप है। मौत का सौदागर किसी को हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करता है धर्मेंद्र यादव। और लात मारना, लाठी डंडे से मारना, और कब्र खुदेगी, और आखिरी समय में लोग बनारस जाते हैं, ये सब कहना, ये क्या सारे बयानों को एक ही तरीके से देखा जाना चाहिए क्या? नहीं, ये दोनों बयानों को राजनीतिक हिंसा नहीं मानते। आप ये बता दीजिए ना, बस इतना बता दीजिए आप। मोदी जी के जो दोनों बयान है वो राजनीतिक हिंसा का पार्ट नहीं है। मैं विक्रम सिंह जी को इसमें लाऊंगा कि जरा आप एक तटस्थ आदमी की तरह आप हमें बताइए विक्रम सिंह जी कि भाई अगर किसी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मौत का सौदागर है, भाई एक हो सकता है कि कई बार थोड़ा ज्यादा साहित्यिक होकर लोग बोलते हैं, मौत का सौदागर बोल देते हैं। क्या ये उस तरह की हिंसक बात है जिस तरीके की ये कहना कि इस आदमी को इस देश का नौजवान डंडे से मारेगा या इस आदमी की कब्र खुदेगी, ये कहना और ये दोनों एक ही बात हुई? एक बात कैसे हो सकती है? शब्द ज्ञान और व्याकरण हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतना तो मौलिक ज्ञान सभी को है कि दोनों में गंभीरता और दोनों में गहराई में बहुत अंतर है। और यहाँ सभी प्रबुद्ध प्रवक्ता लोग बैठे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सीखता हूं। और उसमें यह कह देना कि सब एक बात है तो एक बात कहां से हो जाएगी? बिल्कुल रंजीत जी। हाँ शिवम थैंक यू। ये संस्कार की बात कर रहे थे। हमारे संस्कार की जहां तक बात है, मैं इनको सिर्फ एक ही चीज सुनाना चाहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी का एक बार जो एयरप्लेन था वो क्रैश हो गया था। प्राइम मिनिस्टर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तमाम हमारी पॉलिटिकल विरोध रहे हैं एक दूसरे से सामने की अगर हम बात करें, हमें राजनीति में बिल्कुल विरोधी हैं, लेकिन बावजूद उसके मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, कहा कि हम आपके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कराते हैं, हवाई जहाज का इंतजाम कराते हैं, दूसरे चॉपर का इंतजाम कराते हैं, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, लेकर तमाम ऐसी विषय। आपको एक चीज बताइए, राजनीति करनी है, मेरा और तहसीन भाई का जो वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि गाली देने लगे, मैं इनके मरने की उम्मीदें करने लगूं, मैं इनको गाली देने लगूं, मैं कहने लगूं लोग डंडे मारेंगे, मैं कहने लगूं कि आतंकवादी हमला अगर इन पे हो तो वो भी गलत है, मैं कहने लगूं कि भाई कल अगर इनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी ठीक है। मतलब कब तक ये इस तरह की हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर किसी को हराना चाहते हैं पॉलिटिकली हराइए, चुनाव में हराइए, इलेक्टोरली हराइए, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये इनको मतलब ये वामपंथी कांग्रेसी और इस्लामिस्टों की एक कॉकटेल को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, सिर्फ उनको हराने के लिए, सिर्फ अगर उनकी हत्या तक भी हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समय की कमी है। 10 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट बताइए मुझे बस। तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हेट स्पीच पे कानून बनाया जाए। मेरा केस है, उस पे माननीय अमित शाह जी इस सेशन में कानून ले आए, कानून बनाए, लेकिन भाजपा करेगी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा हेट स्पीच भाजपा करती है। वो कानून लाए, राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट करे और भाजपा से भी कोई होता है उनको अरेस्ट करे, कानून ले आए। क्यों कानून नहीं ला रहे? क्योंकि हेट स्पीच पे कानून नहीं लाए, इसमें भाजपा का फायदा है, वरना कानून ले आए। 8 साल हो गए उस जजमेंट को, क्यों नहीं ला रहे कानून? ठीक है, ये तहसीन भाई, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, ये जजमेंट पे पहुंच गए। अरे जजमेंट की जरूरत है क्या? लेकिन कानून तहसीन पुनावाला, कानून उन लोगों के लिए होता है, कानून उन लोगों के लिए जिनको कानून की कम समझ है भाई, जो सामान्य लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून ले आओ। अब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, वो कहे कि मैं इस तरह के बयान तभी रोकूंगा जब आप कानून लाओ। ऐसा नहीं, कानून अगर नहीं लाओगे तो मैं इस तरह के बयान नहीं रोकूंगा। इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं। झूठा एजेंडा है। 10 सेकंड और दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, माफ करिएगा, वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और जनता के का जो किराया है उसको भी शामिल करने का वक्त आ गया है। जरा जल्दी से दिखाइए तीनों सवालों के रुझान, जल्दी से दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं। हमने सवाल किया था कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को विपक्ष भड़काने में जुटा हुआ है, और इसके जवाब में करीब 85% लोग कह रहे हैं कि हां विपक्ष पूरी तरह हताश है, और 12% लोग कह रहे हैं कि जो राजनीति में पिछड़ा हुआ विपक्ष है वो इस तरीके की बात कर रहा है क्योंकि वो उससे लड़ नहीं सकता आमने सामने। विपक्ष लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मानने वाले सिर्फ 2.5% के आसपास लोग हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 2, मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों को कैसे देखते हैं आप?
और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा जल्दी से दिखाइए। इसमें करीब 53-54% लोग कहते हैं कि राहुल के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं और राहुल उकसाने भड़काने में जुटे हुए हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 43% हैं। और अगेन सिर्फ 2% लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि राहुल सिर्फ आक्रामक है और सही है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए। कांग्रेस पर बीजेपी के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? और इसमें 73% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर उकसाने के आरोप जो लग रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और 24% लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेसी साजिश का भांडाफोड़ हो गया है, और 2% लोग ये कहते हैं कि बीजेपी बेसिर पैर का आरोप लगा रही है। तो ये है लोगों की राय। और अब जल्दी से दिखा दीजिए आज के जो लकी वोटर हैं वो कौन कौन हैं। तो आज के जो लकी वोटर हैं उनमें राकेश कुमार बिहार के हैं, और कुसुम अग्रवाल और राज सिन्हा, माफ करिएगा, कुसुम अग्रवाल हरियाणा और राज सिन्हा पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा 2 और लकी वोटर का नाम जल्दी से दिखाइए। पुष्कर कुमार और राकेश कुमार झारखंड और बिहार के हैं। इन चारों लोगों के मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने स्क्रीन पर दिखाया। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था।